नया सेशन स्टार्ट हो गया है, तो आपको ये भी पता है कि हम फर्स्ट रिवाइज करेंगे 11 का जो भी टॉपिक है हम पहले रिवाइज करेंगे और जो नेक्स्ट सेशन चलेगा हम उसमें 12th वाले टॉपिक लेंगे। गुड आफ्टरनून। तो जो 11 के टॉपिक है, जैसे आप लोग रिव्यू मांगे गए थे कि आपको कौन से चैप्टर में वीक हो, कौन से चैप्टर में, मतलब व्हाटएवर जो भी आपको डाउट होगे 11 के चैप्टर में या टॉपिक में, तो आपको बताना था। लेकिन जिस तरह से मेरे पास जो फीडबैक आया है आपका, उसमें मोल कंसेप्ट का जो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है उसमें बहुत कम डाउट है। बहुत कम लोगों ने रिव्यू दिए हैं और जिन लोगों ने दिए हैं उन्होंने कहा है कि मोल कंसेप्ट में हमें बहुत कम डाउट है, नो रिवीजन, या एक आधा कोई टॉपिक बोला है या किसी ने बोला है कि ऑल रिवीजन। तो आप लोग जानते हो कि जो पहला चैप्टर है हमारा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ मोल कंसेप्ट। मतलब अगर मैं जेई और नीट की बात करूं तो इसी को हम मोल कंसेप्ट भी कहते हैं। तो मोल कंसेप्ट बेसिक चैप्टर है, बेसिक है। तो लेकिन इस पे क्वेश्चन आप देखोगे तो जेई मेंस और इसमें नीट में इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा। मतलब इसी पे पूरा हमारा केमिस्ट्री चलता है। फिजिकल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो इसी पे हम डिस्कस करते हैं कि मोल्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटम्स कैसे निकालोगे आप लोग, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। तो ये सब चीजें हम इसी चैप्टर में देखते हैं। तो आज हम जल्दी थोड़ा रिवाइज करेंगे मोल कंसेप्ट को। जो भी आपके डाउट हो गए, हो सकता है आप लोगों को अलग से डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, या डाउट नहीं है तो सुनते जाओ, जो हम न्यूमेरिकल्स करते हैं वो करते जाओ और मुझे आप लोग आंसर करते जाओ। दैट्स गुड, यही होगा हमारे यहाँ पे। तो मोल कंसेप्ट, यहाँ पे मैं सिंपल वर्ड्स में लिख रही हूँ मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट हमें पढ़ना है यहाँ पे, तो हमें मोल्स की बात करनी है। हमें किसकी बात करनी है? मोल्स की बात करनी है। बट मोल कंसेप्ट पढ़ने से पहले कुछ लॉज आप लोगों ने पढ़े होंगे, कुछ केमिकल लॉ पढ़े होंगे, उसको हम शॉर्ट में डिस्क्राइब कर लेते हैं। जो पहला लॉ था यहाँ पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहला लॉ क्या था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास। अभी ये लॉ किसने दिया था, क्या दिया था, कब दिया था? इतने छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन तो पूछे नहीं जाएंगे। ये लॉ कहता क्या है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी रिमेन कंजर्व ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। मतलब यहाँ पे अगर मैं लिख रही हूँ कि A प्लस बी इट गिव्स C, यहाँ पे A प्लस बी इट गिव्स C, या मैं C ना लिख के मैं चलो A B कर देती हूँ। A और B से A B मॉलिक्यूल्स बन रहा है। तो मैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से मैं लिख सकती हूँ कि सम ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट, क्या लिखूंगी यहाँ पे? सम ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट किसके बराबर रहेंगे? सम ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट बिल्कुल इक्वल टू रहेंगे यहाँ पे सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोडक्ट, या सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि मैंने वहां पे प्रोडक्ट एक ही लिखा, मास ऑफ प्रोडक्ट। मतलब यहाँ पे जो टोटल मास है रिमेन कंजर्व है। टोटल मास कैसा है? रिमेन कंजर्व है। अबे ये लॉ कौन देगा? मोस्ट ऑफ द जो केमिकल रिएक्शन है सब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन, मतलब मैं 95 के ऊपर भी बोलूं तो कोई ये नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिखा है C+O2 और आपको पता है कि कार्बन का कंबशन होके क्या मिलेगा? CO2 मिलेगा। कार्बन का मास अगर 12 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, यहाँ पे 2 हो जाएगा तो 32, टोटल कितना आ जाएगा? 44 ग्राम। अभी आप प्रोडक्ट का देखो, प्रोडक्ट में CO2 है, इसका भी 44 है। मतलब टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसके बाद जो सेकेंड लॉ आता है, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। मैं रब कर रही हूँ, शायद ये नोट्स आपके पास है और रिवीजन है, तो आप लोगों ने लास्ट टाइम ही इसकी नोट्स बनाए होंगे, तो ये ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। उसके बाद है सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन क्या था? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन,
यहाँ पे एनी सब्सटेंस विच अकर या वॉट एवर द, मैं सिंपल इसमें बोलूं, अगर स्टेटमेंट अगर आप बोलो तो वॉट एवर द सोर्स ऑफ द कंपाउंड, अगर मैं यहाँ पे वाटर ले रही हूँ H2O, तो H2O के सोर्स अलग अलग होते हैं। हो सकता है जो H2O का सोर्स होगा वो सी वाटर होगा, या तो हो सकता है H2O लेक वाटर से मिल रहा है, या तो हमारे घर में जो टैप वाटर है वो भी सोर्स होगा। तो वॉट एवर द सोर्स ऑफ द वाटर, element always combine in a fixed ratio by mass by volume, whatever जो भी बोल सकते हो कि whatever the source। अगर मैं CO2 का एग्जांपल ले रही हूँ तो CO2 मैं लैब में भी प्रिपेयर कर सकती हूँ और CO2 मुझे नेचुरली भी मिल रहा है। तो अगर मैं उसके कार्बन और ऑक्सीजन का कंपोजिशन देखूं तो हमेशा फिक्स रहेगा, सोर्स व्हाटएवर हो। तो यहाँ पे अगर मैं सी वाटर ले लूं, लेक वाटर है या टैप वाटर है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो है, यहाँ तो यहाँ पे हाइड्रोजन का जो ऑक्सीजन है हमेशा सेम रहेगा। कितना रहेगा? हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 16 है, मतलब रेशियो कितना आ रहा है? 1:8 आ रहा है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 ही रहेंगे, ऑक्सीजन 16 है, रेशियो आ रहा है 1:8, और यहाँ पे भी रेशियो कितना आ रहा है? 1:8। यहाँ पे भी रेशियो कितना आ रहा है? 1:8। तो सिंपल याद रखना है कि whatever the source, element always combine in a fixed mass या by volume, that is according to law of definite proportion, according to law of definite proportion। उसके बाद आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, उसके बाद है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, थर्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होगा यहाँ पे कि व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टुगेदर, क्या कहा मैंने? व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टुगेदर। आपको पता है अगर मैं दो एलिमेंट को कंबाइन करूं, यहाँ पे अगर कोई भी दो एलिमेंट ले लो, मैं C+O2 ले लूं, चलो C+O2 सिंपल एग्जांपल लेते हैं। व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड या तो दे फॉर्म CO2। When two elements combine together, they form a more than one compound। तो एक से ज्यादा अगर वो कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे if the mass of one element is kept constant, अभी दो एलिमेंट है, एक कार्बन और ऑक्सीजन, अगर मैं एक एलिमेंट का मास कांस्टेंट रखूं, अगर मैं एक एलिमेंट का मास कांस्टेंट रखूं, तो अदर एलिमेंट ऑलवेज रिएक्ट्स विद होल नंबर रेशियो, या अदर एलिमेंट ऑलवेज बियर होल नंबर रेशियो। कैसे? देखो, अगर मैंने यहाँ पे CO2 लिखा, यहाँ पे C लिखा, अगर कार्बन का मास 12 है तो ऑक्सीजन 16 होता है, सबको पता है। यहाँ पे कार्बन का मास 12 है, ऑक्सीजन कितना रहेगा? 32 होगा, क्योंकि दो ऑक्सीजन है वहां पे। If the mass of the one element is kept constant, अगर मैंने इसको कांस्टेंट कर दिया, कांस्टेंट है, कर भी सकते हो, कांस्टेंट पहले से ही है, तो अगर मैंने इसको कांस्टेंट कर दिया तो अदर एलिमेंट ऑलवेज रिएक्ट्स विद या ऑलवेज बियर होल नंबर रेशियो। कैसे? इसका 16 है, यहाँ पे 32 है, रेशियो सिंपल रेशियो आ रहा है 1:2। सिंपल रेशियो कितना आ रहा है? 1:2 आ रहा है, मतलब इसका रेशियो 1:2 आएगा हमेशा। अभी आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो नेचर में अगर मैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करूं तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं। ये तो सिंपल एग्जांपल था, इसमें इतना नहीं है। आप देखो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, किसकी बात कर रही हूं मैं? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड फॉर्म करते हैं, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड फॉर्म करेंगे, ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। आपको पता है कि पहला जो कंपाउंड होगा जो फॉर्म करेंगे वो था N2O, करते हैं फॉर्म, पहला कंपाउंड फॉर्म कर दिया N2O। सेकेंड कंपाउंड फॉर्म करेंगे NO, ये भी नाइट्रोजन का ऑक्साइड है। थर्ड कंपाउंड होगा N2O3, क्या होगा? N2O3। उसके बाद NO2, एंड इसके बाद एक और कंपाउंड फॉर्म कर सकता है N2O5। देखो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करके 5 तरह के ऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं। अभी यहाँ पे मुझे नाइट्रोजन का मास बता सकते हो, एक का 14 होता है, दो नाइट्रोजन है, कितना हो जाएगा? यहाँ पे 28 हो जाएगा। ऑक्सीजन एक ही है तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे NO है, नाइट्रोजन कितना बेटा? एक ही नाइट्रोजन है, 14 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना है? 16 हो जाएगा।
यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है 28, लेकिन ऑक्सीजन 3 है, एक का 16 होता है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 का 48 हो जाएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना होगा, 14 है, ऑक्सीजन 2 है तो 32 हो जाएगा यहाँ पे। अगेन यहाँ पे 28 और यहाँ पे आ जाएगा 18, क्योंकि 5 ऑक्सीजन है। अभी मैंने कहा कि 2 एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं, एक से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, हाँ है। और मैंने ये भी कहा था कि इफ द मास ऑफ द वन एलिमेंट इज केप्ट कांस्टेंट, अगर मैं इसका या इसी का, किसी का भी कर सकते हो, एक का मास अगर मैं कांस्टेंट कर, देखो कैसे करना है। यहाँ पे अगर मैंने इसको 14 कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो इसको भी करना पड़ेगा, ये 8 आ जाएगा। ये तो पहले से 14 है, ये 16 है, तो इसको करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर मैंने इसको 14 कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यहाँ पे पहले से 14 है, अगर मैंने इसको 14 कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 40 होगा। देखो 14 14 14, यहाँ पे 14, यहाँ पे 14, सबका मास कांस्टेंट हो गया। इसका रेशियो देखो, 8:16:24 32, और यहाँ पे कितना है, 40 है। सिंपल रेशियो कितना होगा, 1:2:3:4:5। तो यहाँ पे सिंपल स्मॉल नंबर रेशियो कितना आ रहा है, 1:2:3:4:5। क्लियर है। अकॉर्डिंग टू विच लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कांस्टेंट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। उसके बाद है अवोगाड्रोस लॉ। अवोगाड्रोस लॉ आप लोग स्टेट ऑफ मैटर में भी पढ़ते हो। क्या था अवोगाड्रोस लॉ, कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेनिंग इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सेम लॉ हम स्टेट ऑफ मैटर, जो गैसियस स्टेट आप पढ़ते हो, वहां पे भी हम पढ़ सकते हैं। तो उसको हम बाद में लेंगे कि अवोगाड्रोस लॉ होता क्या यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट लॉ है, और भी लॉ है बट वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये कंजर्वेशन, जिसपे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, हाँ मल्टीपल एंड डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, वो दोनों लॉ आपको अच्छे से याद रखना है। एक ये लुसैक लॉ भी होता है, बट उस पर ज्यादा तो अभी तक क्वेश्चन आए नहीं है, तो इतना हम डिसाइड नहीं करेंगे। उसके बाद आप लोग पढ़े हो कि एटम क्या होता है, या एटॉमिक मास क्या रहेगा। आप लोगों ने देखा यहाँ पे कि एटॉमिक मास, ये बहुत छोटी छोटी चीजें आप लोगों को पता होगी, बट स्टिल मैं रिवाइज कर देती हूँ, क्योंकि आप लोगों की तरफ से मुझे कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं आया है, तो मैं ओवरऑल ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। अभी मुझे एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। तो जब भी आप एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हो, तो वहां पे आप स्टैंडर्ड एटम लेके चलते हो। क्या लेके चलोगे, स्टैंडर्ड एटम लेके चलोगे। यहाँ पे जो मैं स्टैंडर्ड एटम ले रही हूँ, ये है कार्बन 12। यहाँ पे जो स्टैंडर्ड एटम ले रही हूँ, वो क्या ले रही हूँ मैं, कार्बन 12। और यहाँ पे अगर मैं किसी का भी मास मुझे निकालना है, किसी भी एलिमेंट्स का या एटम्स का या कंपाउंड का मुझे मास निकालना है, तो मैं उसको कंपेयर करूंगी कार्बन 12 के साथ। और ये कितना है, ये होता है 1/12, शायद सबको पता होगा, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। क्या होता है यहाँ पे, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम ले लेती हूँ, क्या ले रही हूं मैं यहाँ पे, मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम। अभी आपको नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक मास पता है कितना होता है, 14। इसको किसके साथ हमें रिलेट करना है, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। अगर मैंने यहाँ पे लिखा है कि मास ऑफ 1, कोई भी एटम ले सकते हो, चलो मैं ऑक्सीजन एटम ले लेती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया ऑक्सीजन एटम, कितना होगा, 14 की जगह पे क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और मैंने यहाँ पे फिर से लिख दिया 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। अगर मैंने यहाँ पे लिखा कि मास ऑफ 1 Na एटम, सोडियम एटम, तो यहाँ पे लिखोगे आप 23 इंटू मास ऑफ 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। हम तो आलसी लोग हैं, ठीक है, 10 बार तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो आगे साइंटिस्ट ने सोचा क्यों ना
1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम को 10 बार लिखने से अच्छा है मैं उसको एक यूनिट बना लूं, और उसी को उसने आगे जाके नाम दिया AMU। मतलब इस यूनिट को, इस पूरे इसको इसने एक नाम दे दिया AMU। और सब लोग जानते हो AMU क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। मतलब 1 AMU, AMU क्या होगा, एटॉमिक मास यूनिट। 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। कभी भी अगर आपको 1 AMU पूछा जाए तो क्या होगा, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। तो मैं यहां पे बोल सकती हूँ कि एटॉमिक मास क्या है, एक नंबर है। एटॉमिक मास क्या है, एक नंबर है, सब लोग जानते हो। तो एटॉमिक मास इज अ नंबर which tells that how many times of an atom is heavier than 1/12 into mass of 1 carbon 12 atom। क्लियर हो रहा है, एटॉमिक मास क्या है, नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो एटॉमिक मास इज अ नंबर which tells that how many times of an atom is heavier than, इससे किससे रिलेट कर रही हूं मैं यहाँ पे, 1/12 into mass of 1 carbon 12 atom। अभी मैं रिलेट कर रही हूँ, तो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड एज रिलेटिव एटॉमिक मास। इसी को हम रिलेटिव एटॉमिक मास भी कह सकते हैं, क्योंकि मैं किसको रिलेट कर रही हूँ, किसके साथ रिलेट कर रही हूँ, कार्बन 12 एटम के साथ रिलेट कर रही हूँ। तो आपको डेफिनेशन कोई रट्टा नहीं माननी, समझनी है कि इट इज अ नंबर, 14 नंबर है, 16 नंबर है, 23 नंबर है। तो इट इज अ नंबर विच टेल्स अस दैट हाउ मेनी टाइम्स ऑफ एन एटम is heavier than 1/12 into mass of 1 carbon 12 atom into mass of 1 carbon 12 atom। तो अभी आपको पता चल गया कि 1 AMU क्या होता है, 1/12 into mass of 1 carbon 12 atom। अभी तो पहले इतना साइंस डेवलप नहीं था, तो आपको छोटे छोटे एटम का मास नहीं पता था। लेकिन अभी साइंस इतना डेवलप हो गया है कि आप बाय यूजिंग मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से छोटे से छोटे एटम का भी मास निकाल सकते हो। तो वैसे ही यहाँ पे मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम अभी तो हमें पता है, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम अभी हमें पता है, और वो होता है 1.99 इंटू 10 रेज टू द पावर -23 ग्राम। पहले हमें नहीं पता था, लेकिन अभी हमें पता चल गया कि मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम कितना होता है, 1.99 इंटू 10 रेज टू दी पावर कितना हो जाएगा, -23 ग्राम। तो क्या मैं अभी 1 AMU की वैल्यू निकाल सकती हूँ, क्या मैं अभी 1 AMU की वैल्यू निकाल सकती हूँ, हाँ निकाल सकती हूँ। चलो मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ, थोड़ी जगह ले लेती हूँ। अभी यहाँ पे 1 AMU कितना होगा, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। और मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम मुझे पता है कि कितना है यहाँ पे, 1.99 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -23 ग्राम, और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है, यहाँ पे आंसर आता है 1.66 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -24 ग्राम। आंसर आता है 1.66 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -24 ग्राम। इसी को 1/Na भी बोलते हैं, इसी को 1/Na ग्राम भी बोलते हैं। शॉर्टकट में जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे जेईओ नेट में, तो ये 1/Na याद रखना, इजीली आंसर आ जाएगा आपका। तो 1 AMU क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दूं, दिखाई देना है। 1 AMU इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम, 1.66 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -24 ग्राम इज इक्वल टू, मैं इसी को लिख सकती हूँ 1/Na ग्राम। Na क्या होता है बेटा, सबको ही पता है, अभी बताने की जरूरत नहीं है। Na इज नथिंग बट अवोगाड्रोस नंबर, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 यहाँ पे 6.023 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड एज अवोगाड्रोस नंबर। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट होगा तो आप मुझे पूछ सकते हो, किसी में भी, ये तो जस्ट है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। उसके बाद आपको पता है कि 1 मोल क्या होता है। चलो मैं रब कर रही हूँ थोड़ा सा भी, अगर कहीं पे भी आपको लगे कि डाउट है, प्लीज आप मुझे पूछ सकते हो।
अभी हम बात करते हैं 1 मोल की। इसकी बात कर रहे हैं मोल की। मोल कंसेप्ट ही है, तो हम बात करते हैं मोल्स। अभी अगर मैं बात करूं 1 मोल, व्हाट इज मीन ऑफ 1 मोल? 1 मोल होता है यहाँ पे 6.023, कई बुक में 22 भी लिखा हुआ है, 23 into 10 raised to the power 23 पार्टिकल into 10 raised to the power कितना होगा? 23 पार्टिकल। हम बोलते हैं 1 डजन बनाना। तो जब एक डजन की बात करते हैं तो कितने पीसेस होते हैं उसमें? 12 पीसेस होते हैं। तो जब भी मैं 1 मोल की बात करूंगी तो 1 मोल में हाउ मेनी पार्टिकल्स आर देयर? 6.023 into 10 raised to the power 23 पार्टिकल्स होते हैं। अभी ये पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं बेटा, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं यहाँ पे, और ये तो आयंस भी हो सकते हैं। क्या क्या रहेंगे? एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस हो गए। अभी यहाँ पे जो नंबर है 6.023 into 10 raised to the power 23, that is called as a Na. इसको आप क्या कहोगे? Na. And this is called as a Avogadro's number. इसी को आप बोलते हो Avogadro's number, जो अभी मैंने लिखा था। उसके बाद हम देखते हैं what is mean by molar mass. What is mean by molar mass? अभी मुझे मोलार मास डिफाइन करना है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि मोलार मास इज नथिंग बट mass of 1 mole substance, mass of 1 mole substance किसमें? इन ग्राम में। ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं 1 मोल सब्सटेंस का मास ले रही हूँ ग्राम में, दैट इज कॉल्ड एज अ मोलार मास। क्या कहा मैंने? मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इन अ ग्राम, दैट इज कॉल्ड एज अ मोलार मास। अभी देखो, अगर मुझे यहाँ पे निकालना है मोलार मास ऑफ, किसी का निकाले, कोई भी ले लो सिंपल वाला, मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालते हैं। मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। अभी मैंने लिखा है कि मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो मोलार मास क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इन अ ग्राम। तो मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या होगा? मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम होगा। सही जा रहा है? मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम। अभी मुझे बताओ, मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम को हम क्या इस तरह से लिख सकते हैं कि मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, क्या लिखा मैंने? मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इनटू Na। Na मतलब क्या हो रहा है? 1 मोल इज नथिंग बट Na। मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम को मैंने कैसे लिखा? मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इनटू Na लिख दिया। अभी हमने अभी देखा एटॉमिक मास में कि मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम कितना होता है? मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम होता है बेटा 16 AMU। अभी हमने देखा मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम कितना होता है? 16 AMU। और यहाँ पे क्या रह गया? Na रह गया। ठीक है, अभी 16 AMU को हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें मोलार मास किस में चाहिए? ग्राम में चाहिए। तो 16 AMU को अगर हम ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो कैसे होगा? यहाँ पे अभी हमने देखा कि 1.66 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -24 ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे, या उसी को बोलते हैं 1/Na। तो क्या मैं लिखूं यहाँ पे 16? 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na। 1 AMU क्या होता है? 1/Na। और यहाँ पे फिर से Na बचा हुआ है। ठीक है, और ये किस में आ जाएगा आंसर? ग्राम में आ जाएगा। ये आंसर किस में आ रहा है? ग्राम में। अभी Na के साथ Na कैंसिल हो गया, आंसर कितना बचा? 16 ग्राम। आंसर कितना बचा हुआ है? 16 ग्राम। दिखाई दे रहा है? ठीक है। अभी आप सोच रहे होंगे कि ऑक्सीजन है और एक आपने लिखा था 16 AMU और दूसरा आ रहा है 16 ग्राम। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है? ऑक्सीजन को मैंने एक की जगह 16 AMU लिखा था, अभी आया 16 ग्राम में। तो जब मैं AMU की बात करती हूँ, एटॉमिक मास यूनिट की, तो जब भी आपको AMU यूनिट दिखाई दे तो आपको पता होना चाहिए AMU मतलब क्या हो रहा है? मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। AMU क्या होता है? मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। और जब भी आपको 16 ग्राम दिखाई दे तो ये क्या हो जाएगा? आपका मोलार मास। क्लियर हुआ? AMU कब लिखना है?
जब मैं मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम की बात करूंगी तब आपको AMU लिखना है। जब मैं मोलार मास की बात करूंगी तब आपको ग्राम में आंसर देना है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे Na है, Na 23 AMU है, तो 23 AMU मतलब क्या हो रहा है? मास ऑफ वन Na एटम, मास ऑफ वन सोडियम एटम। लेकिन अगर मैं 23 ग्राम में लिखती हूँ तो वहां पे क्या हो जाएगा? मोलार मास ऑफ Na एटम या मोलार मास ऑफ सोडियम एटम। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द AMU एंड ग्राम। क्लियर हुआ है ये? तो मोलार मास को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? ग्राम में। और आंसर कैसे आया आप लोग समझ सकते हो। सिंपल क्या करना है, अगर मैंने मोलार मास ऑफ यहाँ पे रखा है नाइट्रोजन एटम, देखो तो मास ऑफ वन मोल क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन एटम हो जाएगा। मास ऑफ वन मोल यहाँ पे नाइट्रोजन एटम इनटू Na सेम ही है। हाँ, नाइट्रोजन एटम का कितना है? 14 AMU, तो यहाँ पे 14 आ जाएगा और यहाँ पे भी 14 आ जाएगा। बस यूनिट चेंज करना है, बाकी कुछ भी नहीं है। यूनिट, हाँ, कब यूनिट क्या यूज करना है ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? अभी और एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज है, अभी हमने कहा, थोड़ा रफ कर देती हूँ मैं बाकी चीजें। अभी देखो, AMU मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम 16 ग्राम मोलार मास। अभी जो मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन एटम है, दैट इज अ मास ऑफ वन मोल ऑक्सीजन एटम है, इसी को ग्राम एटॉमिक मास भी बोलते हो आप लोग। इसी को ग्राम एटॉमिक मास भी कह सकते हो। आप लोगों ने बहुत बार आया होगा ग्राम एटॉमिक मास, तो इसी को ग्राम एटॉमिक मास भी कहोगे। जो मोलार मास होता है इज नथिंग बट ग्राम एटॉमिक मास, इज नथिंग बट ग्राम एटॉमिक मास। क्लियर हुआ? ग्राम एटॉमिक मास किसको बोलोगे? मोलार मास। चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट डालो मॉलिक्यूलर मास। अभी व्हाट इज मीन बाय मॉलिक्यूलर मास? मॉलिक्यूलर मास होता है सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट, सम ऑफ atomic masses of all the element present in a molecule, present in a molecule is called as molecular mass। इसको आप बोलते हो मॉलिक्यूलर मास। अभी सबका मॉलिक्यूलर मास आप लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, मुझे पता है ये सबको ही आता है। जैसे मैं सिंपल ले लूं NaOH, कितना आ जाएगा? शायद NaOH तो आपको बिल्कुल रट्टा ही होगा, ठीक है, बट NaOH को निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे? सोडियम 23 होता है, ऑक्सीजन 16 होगा यहाँ पे, हाइड्रोजन 1 होगा यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। ये कितना आ रहा है यहाँ पे? 40 आ रहा है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे ले रही हूँ H2SO4, एक दो एग्जाम्पल बता दी, ज्यादा नहीं, H2SO4, तो यहाँ पे 2 इंटू, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो एक का तो 1 होता है, यहाँ पे 2 है। सल्फर कितना होगा? 32 होता है। ऑक्सीजन 4 है, एक का 16 होता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 64, तो ये हो जाएगा 6 8 98 हो रहा है यहाँ पे। ये क्या हो रहा है? 98। तो sum of atomic masses of all the element present in a molecule is called as a molecular mass। अभी देखो, अगर मैं वाटर को लिख रही हूँ, यहाँ पे H2O को लिखा है मैंने, अभी H2O को मैं यहाँ पे 18 AMU लिख सकती हूँ। क्या लिखूं मैं? 18 AMU लिख सकती हूँ, या मैं इसी को 18 ग्राम भी लिख सकती हूँ। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? AMU कब लिखना है, ग्राम कब लिखना है, ये तो मेन क्वेश्चन है। अभी यहाँ पे आप बोलोगे कि ये तो मॉलिक्यूल्स है, वाटर क्या है? मॉलिक्यूल्स है, और मैंने यहाँ पे लगा दिया AMU। AMU क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट होता है। तो भाई कैसे मॉलिक्यूल्स में हम एटॉमिक मास यूनिट कैसे लगा सकते हैं? तो चलो ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर देते। अभी मैं यहाँ पे AMU ना लिख के मैं 18U लिख देती हूँ। क्या लिखा मैंने? 18U लिखा। अभी आपको पता होना चाहिए U क्या होता है? U होता है यूनिफाइड मास, और 1U इज इक्वल टू 1 AMU। कोई चेंजेस नहीं है,
AMU भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप बोलोगे कि एटॉम्स के लिए, एटॉमिक मास के लिए मॉलिक्यूलर मास को कैसे हम अप्लाई करें, तो उसके लिए एक सॉल्यूशन है, AMU ना लेके U ले लो, 1 AMU इज इक्वल टू 1 U होता है। अभी यहाँ पे इसको क्या बोलोगे आप, इसको बोलोगे कि मास ऑफ 1 H2 मॉलिक्यूल, इसको क्या बोलोगे, मास ऑफ 1 H2O मॉलिक्यूल, बन गया। मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, U लिखा है, तो मास ऑफ 1 H2O मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज 18U, 18 AMU बोल सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं 18 ग्राम्स की बात करूं, तो 18 ग्राम होता है यहाँ पे मोलार मास ऑफ वाटर। 18 ग्राम क्या होगा, मोलार मास ऑफ वाटर। अभी जो मोलार मास ऑफ वाटर है, ठीक है, हमने मोलार मास ऑफ जब ऑक्सीजन एटम को लिया था तो वहां पे हमने ग्राम एटॉमिक मास लिया था। यहाँ पे मोलार मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसको क्या कहेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्लियर हो रहा है? अगर हम मोलार मास ऑफ एटम का लिखते हैं तो दिस इज कॉल्ड एज अ ग्राम एटॉमिक मास। अगर मोलार मास ऑफ हम मॉलिक्यूल्स का लिखेंगे तो दैट इज कॉल्ड एज अ ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। चलो अगर इतना समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन लिखो और उसका आंसर देना मुझे। राइट डाउन क्वेश्चन। द मास ऑफ एन एटम, द मास ऑफ एन एटम of an element is, of an element is 6.66 into 10 raised to the power minus 24 gram. Calculate its molar mass. Calculate its molar mass. क्या है कैलकुलेट करने के लिए कहा है? कैलकुलेट इट्स मोलार मास। अगर आप लोगों को जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गया है तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। 2 मिनट दे रही हूँ, एक बार ट्राई करो। मोलार मास है तो आंसर किसमें आएगा, ग्राम में। क्या आंसर आ रहा है, मोलार मास, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज गिवन है। क्या आंसर आया, किसी का आंसर आया है? अप्रोक्सीमेट निकालोगे तब भी चलेगा मुझे। चलिए आंसर लिखते हैं यहाँ पे। मास ऑफ वन एटम ऑफ, कितना दिया है, मास ऑफ वन एटम of an element is given by, कितना दिया है, 6.6 into 10 raised to the power minus 24 ग्राम दिया है। 6.66 into 10 raised to the power minus 24 ग्राम। आप ट्राई कर भी रहे हो या नहीं? किसी का आंसर नहीं आ रहा है मुझे। एटलीस्ट एक दो लोग तो आंसर दे दो कि मोलार मास निकालने के लिए कहा, बड़ा कुछ अजीब क्वेश्चन नहीं दिया है मैंने। तो मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट दिया हुआ। अभी पहले लिखो कि क्या निकालने के लिए कहा भाई, मोलार मास निकालने के लिए कहा है ना। क्या होता है मोलार मास? मोलार मास होता है मास ऑफ वन मोल एटम इन ग्राम में, मास ऑफ वन मोल एटम इन ग्राम में। क्या मैं मास ऑफ वन मोल एटम को मैं लिख सकती हूँ मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम
इनटू क्या कर सकते हो यहाँ पे Na, सही है, मास ऑफ वन एटम इनटू Na कर दिया। अभी मास ऑफ वन एटम तो दिया है हमें 6.66 इंटू 10⁻⁴ कितना है -24, और शायद आप लोगों को Na की वैल्यू भी पता है 6.023 इंटू 10⁻⁴ कितना 23। इसको अप्रोक्सीमेट पकड़ लो, अगर -24 है ये 23 है तो -1 हो जाएगा। 6.66 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा 6 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 6 आ गया यहाँ पे, 36 और 3 9 39, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 पॉइंट आ जाएगा। 36 और ये हो जाएगा 39, तो 39.96 इंटू कितना है -24 23 -1 हो गया। पॉइंट को शिफ्ट कर दो, 3.99 आंसर आ रहा है, तो 3.99 को अप्रोक्सीमेटली मैं ले लेती हूँ 4 ग्राम। क्लियर है, 3.99 को मैंने अप्रोक्सीमेट ले लिया 4 ग्राम, तो आंसर क्या है इसका 4 ग्राम। आंसर क्या है 4 ग्राम। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे गए हैं, तो ये भी हमें आना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद अभी हमने देखा मोल। मोल क्या होता है? मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which contain as many as particles in 12 gram of carbon 12 atom. 1 mole is equal to how many particles? 1 mole is equal to 6.023 into 10⁻23 particles. Particles may be atoms, may be molecules, may be ions, whatever, कुछ भी हो सकता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के कुछ अलग अलग फॉर्मूलेज होते हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए कुछ फॉर्मूलेज होते हैं। पहला फॉर्मूला, अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, क्या निकालना है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। और नंबर ऑफ मोल्स किससे डिनोट करते हो आप? एन से। ये चीजें बेसिक चीजें शायद आपको पता है। तो अगर गिवन मास दिया हुआ है, अगर आपको गिवन मास दिया है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला गिवन मास बाय किससे? मोलार मास। गिवन मास बाय मोलार मास। तो फर्स्ट फॉर्मूला रहेगा नंबर ऑफ मोल्स इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला गिवन मास बाय मोलार मास। अगर सपोज मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले ली, अगर यहाँ पे 90 ग्राम H2O दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 90 ग्राम H2O, और आपको कहा है कि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो। कितना दिया है? 90 ग्राम H2O दिया, नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास 90, मोलार मास कितना होता है? सब कौन सा सब्सटेंस है? वाटर है, और वाटर का मोलार मास कितना होता है? 80। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे मोल्स? आ जाएंगे 5 मोल। कितने मोल्स आ गए? 5 मोल। अगर बोला यहाँ पे सेकेंड, अगर कोई भी ले लो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रही मैं यहाँ पे, अगर इन्होंने कहा है कि 4 ग्राम CaCO3 लेना है और इसमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, कितना है? 4 ग्राम CaCO3, तो ये गिवन मास तो 4 दिया है। मोलार मास ऑफ कैल्शियम 40 होता है, कार्बन 12 होगा, और ये 48 होगा, तो 48 प्लस 12 50 60 प्लस 40 100 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 100। तो 4/100 कितना आंसर आ जाएगा? 0.04 मोल। तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हो। कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे? गिवन मास बाय मोलार मास। सेकेंड फॉर्मूला, अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए, अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स से अगर आपको मोल निकालना है, तो अभी मुझे बता, अभी तो हम पढ़े कि जो Na पार्टिकल्स है, क्या है? Na पार्टिकल्स क्या होता है बेटा? Na पार्टिकल 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स। Na पार्टिकल्स इज नथिंग बट 1 मोल हो रहा है ना। 1 मोल मैंने क्या कहा? 1 मोल कहा मैंने 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स। वही वैल्यू को मैंने Na बोला था, अवोगाड्रोस नंबर। तो Na पार्टिकल इज नथिंग बट 1 मोल। अगर Na पार्टिकल 1 मोल होता है तो मेरे पास सिर्फ एक ही पार्टिकल है, तो मैं बोलूं कि 1 पार्टिकल्स मतलब कितना हो जाएगा?
वन पार्टिकल्स कितना हो जाएगा, वन पार्टिकल्स होगा 1/Na मोल, कहीं जा रहा है Na पार्टिकल्स 1 मोल है तो 1 पार्टिकल कितना होगा 1/Na मोल होगा। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, क्या है मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, मतलब n पार्टिकल्स है, अगर मेरे पास n पार्टिकल्स है तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा n/Na मोल आ जाएगा। फॉर्मूला क्या आ गया n/Na मोल। मतलब एक और फॉर्मूला बन गया कि नंबर ऑफ मोल्स इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला, व्हिच फॉर्मूला, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, n क्या है, n है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा Na। तो ये भी फॉर्मूला याद रखो, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय Na आ जाएगा। तो फर्स्ट गिवन मास बाय मोलार मास, सेकेंड फॉर्मूला है यहाँ पे गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय Na। मतलब आपको गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल के इसमें दिया जाएगा और आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। चलो मैं थर्ड फॉर्मूला यहाँ पे लिख देती हूँ। थर्ड, अभी आपको पता है कि 1 मोल ऑफ अ गैस, 1 मोल ऑफ अ गैस एंड एनटीपी और एसटीपी दोनों सेम लिखती हूँ मैं, ज्यादा अभी चेंजेस नहीं करूँगी। कितना होता है 22.7 लीटर, अभी न्यू कन्वेंशन के हिसाब से लिख रही हूँ मैं 22.7 लीटर, कुछ बुक में 22.4 है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आ जाता है n इज इक्वल टू पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, सब लोग जानते हो। यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा कि गिवन वॉल्यूम, आपको गिवन वॉल्यूम दिया जाएगा एट एसटीपी में दिया हो या तो एनटीपी। एसटीपी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, डिवाइडेड बाय कितना 22.7 लीटर, या तो कुछ बुक में 22.4 लीटर भी है, वो भी चलेगा। मतलब ये तीन फॉर्मूले कंबाइन करके हमें, ये तीन फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, गिवन मास बाय मोलार मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय Na एंड गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी और एनटीपी डिवाइडेड बाय Na, सॉरी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर लिखो या 22.7 लीटर लिखो, कोई प्रॉब्लम। लेकिन क्या इतना इजी क्वेश्चन आएगा, डायरेक्टली बोलेगे कि नंबर ऑफ मोल्स निकालो, कभी नहीं होगा। आपको वॉल्यूम दिया जाएगा तो आपको मास पूछा जाएगा, आपको मास दिया जाएगा तो आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछे जाएंगे। तो सबको क्या करना है, एक फ्लो डायग्राम में हम उस सबको अरेंज करेंगे। इन सबको हम कैसे अरेंज करेंगे, एक फ्लो डायग्राम में अरेंज करेंगे। कैसे, अभी हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, मोल्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, मोल्स की बात कर रहे हैं। अभी यहाँ पे मोल्स की बात किससे कर रहे हैं, पहला तो फॉर्मूला था कि अगर भाई मास दिया हो तो क्या करेंगे, तो मतलब मास से। फिर मैंने कहा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया होगा तो क्या करेंगे, मतलब दूसरा फॉर्मूला रहेगा आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स से। फिर आपने कहा नहीं वॉल्यूम में दिया है तो आप बोलोगे वॉल्यूम एट एसटीपी और एनटीपी। मतलब हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम। जब भी आप मोल से किसी की तरफ जा रहे हो, मतलब मोल से मास की तरफ जा रहा है तो इनटू मोलार मास करना, क्या करना है इनटू मोलार मास, मोल से मास की तरफ जा रहे हैं। लेकिन उल्टा अगर मास से मोल्स की तरफ आ रहे हैं तो डिवाइडेड बाय क्या रहेगा मोलार मास, सब लोग जानते हो। अगर मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तरफ जाना है तो इनटू क्या करना है Na, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अवोगाड्रोस नंबर करना है। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मोल्स की तरफ जाना है तो डिवाइडेड बाय Na। अगर मोल से वॉल्यूम की तरफ आना है तो इनटू 22.4 लीटर, अगर उल्टा करना है तो डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। अभी एग्जाम में होगा क्या, एग्जाम में आपको वॉल्यूम दिया गया होगा और आपको बोलेगा मास निकालो, तो ये डायग्राम इजी होगी भाई, वॉल्यूम से मोल्स की तरफ जाओ, मोल से मास निकालो। अगर एग्जाम में आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए होंगे और वॉल्यूम निकालने के लिए कहा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मोल निकालो और मोल से कहां पे जाओगे, वॉल्यूम्स की तरफ जाओगे। तो ये डायग्राम अगर याद रख दो आप, फ्लो डायग्राम, अगर आप किसी भी वैल्यू से
अगर आप किसी भी वैल्यू से मोल्स की तरफ जा रहे हो, किसी भी वैल्यू से मोल्स की तरफ जा रहे हैं, तो डिवाइडेड बाय जो भी होगा डिवाइड करना है। लेकिन अगर आप मोल से उस गिवन वैल्यू की तरफ जा रहे हो तो वहां पे जो भी रहेगा उसको इनटू कर देना है। इसको क्या करना है? इनटू कर देना है। यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी को डाउट है मोल्स की? इसमें कोई भी फॉर्मूला दिया तो आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट है भाई नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट है गुड साइड। उसके बाद हमें निकालना है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन आइसोटोपिक मिक्सचर। क्या निकालना नेक्स्ट? ये भी आपको शायद पता होगा। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन आइसोटोपिक मिक्सचर। आपको पता है कि एलिमेंट उसके आइसोटोप्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। एलिमेंट उसके आइसोटोप्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। तो जो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट हैव फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस बिकॉज दे कैन एग्जिस्ट इन अ डिफरेंट आइसोटोपिक फॉर्म। जैसे आप क्लोरीन देखते हो, क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5, तो उसका जो एटॉमिक मास है फ्रैक्शनल में है। तो उसका एटॉमिक मास फ्रैक्शनल में क्यों है? क्योंकि क्लोरीन उसके आइसोटोपिक फॉर्म में पाया जाता है। क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, दोनों का एवरेज, जितने आइसोटोप्स पाए जाते हैं उनका एवरेज लिया जाता है और वही उसका एटॉमिक मास रहता है। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है कि एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ, मैं शॉर्टकट में लिखूं चलेगा, एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप्स इनटू इट्स परसेंटेज। जो भी एटॉमिक मास लोगे, जो भी आइसोटोप्स लोगे, उसी के परसेंटेज प्लस एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप्स, अभी एक से ज्यादा भी आइसोटोप्स हो सकते हैं, इनटू इट्स परसेंटेज। परसेंटेज अबंडेंस भी कहते हैं। और यहाँ पे मैं परसेंटेज की बात करूं तो कितना आ जाएगा? डिवाइडेड बाय 100। कितना आ रहा है? डिवाइडेड बाय 100। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। मुझे पता है कि आपने इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा सॉल्व किए हुए हैं, बट स्टिल एक कर ही लेते हैं। राइट डाउन द एवरेज atomic mass of an isotopic mixture containing 79% of 24 mg, मैग्नीशियम आइसोटोप से 24, and rest 25 mg and 26 mg is 24.31. Calculate the percentage of 25 यहाँ पे मैग्नीशियम in the isotopic mixture, चलो स्टार्ट करो। देखो थोड़ा सा आता है या नहीं आता है। सिंपल फॉर्मूला ऊपर लिख के दिया है। यहाँ पे 3 आइसोटोप्स दिए मैग्नीशियम के, 24, 25, 26 वाला। तो यहाँ पे फॉर्मूला वही रहेगा, एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप्स इनटू इट्स परसेंटेज, एटॉमिक मास ऑफ सेकंड आइसोटोप्स इनटू इट्स परसेंटेज, एटॉमिक मास ऑफ थर्ड आइसोटोप्स इनटू इट्स परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। बाकी कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा और उसका मुझे एक आंसर बताओ। दिखाई दे रहा है सबको?
चलो मैं साइड में हो जाऊँ। ये तो ट्राई करना ही है। और जल्दी आंसर दोगे तो अच्छा होगा। तीन आइसोटोप्स दिए हैं, शायद उसके परसेंटेज भी हैं। साहिल, आलोक, अभय, चलो बेटा आंसर बताओ क्या होगा। चलो सॉल्व करें। मैग्नीशियम कितने आइसोटोपिक फॉर्म बनाए उसने? तीन। एक है मैग्नीशियम 24, मैग्नीशियम 25, मैग्नीशियम 26। आर्यन गलत हो रहा है, 36% नहीं आ रहा आर्यन। और कोई आंसर बताना चाहता है मुझे, फिर आप बोलोगे मैम बड़ा जल्दी जल्दी करती है, हमें टाइम नहीं दे रही। रिवीजन चैप्टर है तो आप लोगों ने ही मुझे आंसर करने चाहिए। और कोई आंसर देना चाहता है? कुछ तो आया होगा। अच्छे से पढ़ोगे ना तो अपने आप समझ में आएगा। द एवरेज एटॉमिक मास of an isotopic mixture containing 79% 24, मतलब ये कितना है? 79% है। नहीं साइड गलत हो रहा है। 79% क्या है? 24 mg है। पूरा सेंटेंस पढ़ो। एवरेज एटॉमिक मास दिया है 24.31। एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है। एवरेज एटॉमिक मास कितना दिया है इन्होंने दिया है 24.31। पूरा सेंटेंस पढ़ोगे तब समझ में आएगा। एंड 79 भी दिया है 24। एंड रेस्ट 25 mg एंड 26 mg का है। अभी मुझे बता, अगर एक 79 है, टोटल कितना होता है? 100%। और एक ने कहा कि मैं 70 लेके चला जाता हूँ, तो दूसरा कितना रहेगा? दोनों मिलके कितना हो गए? 21 हो गए। दोनों मिलके कितना बचा? 21 बचा हुआ। अभी अगर मैं इसको x बोल दूं, अगर मैं इसको x बोल दूं, गुड नितिन, वेरी गुड। अगर मैं इसको x बोल दूं तो ये कितना हो जाएगा? दोनों का कितना था? 21 था, तो इसका 21 माइनस x हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? 21 माइनस x हो जाएगा। चलो निकालो। एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप्स 24, परसेंटेज 79%, मास 25, परसेंटेज x, मास 26, परसेंटेज 21 माइनस x, ये कितना होगा? 100। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लो। यहाँ पे x की वैल्यू आती है, गुड आदर्श, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी? 11%। मतलब ये कितना परसेंट है? 11% है। ये कितना है? 21 माइनस 11, ये कितना हो जाएगा बेटा? 10%। देखो सबका टोटल 100% आ रहा है। वेरी गुड, क्लियर हुआ? तो इस तरह से हम एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से हम एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो उसके बाद देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स।
कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अभी हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करना है, तो सिंपल एक बताती हूँ यहाँ पे। अभी आपको गिवन वैल्यू दी जाएगी, क्या दी जाएगी आपको? गिवन वैल्यू प्रोवाइड की जाएगी। अभी गिवन वैल्यू हो सकती है मास में दिया जाए, या तो गिवन वैल्यू नंबर ऑफ पार्टिकल्स में दी होगी, या तो गिवन वैल्यू वॉल्यूम की टर्म्स में दी होगी। तो गिवन वैल्यू से आप सब लोग मोल कैलकुलेट कर सकते हो। अभी बताया मैंने कि गिवन वैल्यू से मोल कैसे कैलकुलेट करना है। मोल से आपको जाना है मॉलिक्यूल्स की तरफ। मोल से कहा जाना है? मॉलिक्यूल्स की तरफ। अगर मोल से मॉलिक्यूल्स की तरफ जाना है तो इनटू क्या कर दोगे? अवोगाड्रोस नंबर। इनटू क्या होगा? Na होगा, अवोगाड्रोस नंबर। अभी यहाँ पे जैसे ही मॉलिक्यूल्स निकालोगे, मॉलिक्यूल से आप नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट कर सकते हो। मॉलिक्यूल से आप नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? इनटू इट्स एटॉमिसिटी। इनटू इट्स एटॉमिसिटी मल्टीप्लाई कर देना है मॉलिक्यूल्स को। व्हाट इज मीन बाय एटॉमिसिटी? एटॉमिसिटी होता है नंबर ऑफ एटम्स, कितने एटम्स प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल में, दैट इज कॉल्ड एज अ एटॉमिसिटी। यही से मॉलिक्यूल से ही आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। क्या क्या कैलकुलेट करोगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पे। तो नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बहुत कम पूछा जाता है। देखो, अगर मैंने कहा यहाँ पे क्वेश्चन लिख देती हूँ, कैलकुलेट इन 1.8 ग्राम, कैलकुलेट इन 1.8 ग्राम ग्लूकोज। इन ग्लूकोज क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप, मतलब जितने भी एटम प्रेजेंट है सबको निकालना है। या सेकेंड, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है किसमें? 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज में। अगर मैं ग्लूकोज का फॉर्मूला देखूं तो क्या होता है? C6H12O6 होगा, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 180 ग्राम होगा। इसका मोलार मास कितना होगा? 180 ग्राम। अभी मुझे क्या कहा कि गिवन वैल्यू किस में दी है? ग्राम में। ग्राम से किस पे जाना है? मोल्स की तरफ जाना है। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया? गिवन मास 1.8, मोलार मास 180 है। अप्रोक्सीमेट उसको हैंडल कर दो, -1 तो 1/10 हो जाएगा। यहाँ पे 0.01 आंसर आ रहा है। 0.01 निकाल लिया। क्या निकाला हमने? मोल निकाले 0.01। अभी मोल से हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना है। मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो 0.01 कितना हो जाएगा? इनटू Na, अवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, और मैंने कहा क्या करना है? इनटू इट्स एटॉमिसिटी। अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालना है तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ पहले किसके निकालेंगे हम? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ पहले निकालते हैं कार्बन के। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा? यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कितने? 0.01 इनटू Na, और एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन कितना है? मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का, उसमें 6 कार्बन एटम है, तो इनटू कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो आंसर कितना आया? 0.06 इनटू Na। मैं अभी Na की फॉर्म में रख दूं, आपको कैलकुलेट करना है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। उसी तरह से आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। क्या करोगे? 0.01 इनटू Na, नंबर ऑफ एटम्स कितना है? 12 है यहाँ पे, तो वहां पे आंसर निकालो। इसी तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन भी कितना आएगा? 0.06 इनटू Na। और अगर टोटल नंबर ऑफ एटम्स का है तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना आ रहा है? यहाँ पे 24 आ रहा है। ये 12 प्लस 12 24, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो रहे हैं? 0.01 इनटू Na, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? टोटल 12 आ जाएगा।
ये हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर सकते हो। इस तरह से आप नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है? चलो रफ कर रही हूँ। गिवन वैल्यू से मोल, मोल से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, व्हाटएवर जो भी निकालना है। अगर दूसरा क्वेश्चन ले लिया आपने, प्रोटॉन वाला ले लेते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन in 1.6 gram of NaOH। किसमें निकालना है? 1.6 ग्राम ऑफ NaOH। अभी यहाँ पे 1.6 ग्राम ऑफ NaOH में निकालना है, तो कैसे निकालोगे? 1.6 में दिया ग्राम में, तो गिवन मास 1.6 बाय मोलार मास। NaOH का मोलार मास कितना होता है? 40 होता है। ठीक है, कितना होगा? 40 होगा। आंसर आ रहा है यहाँ पे 4/100 हो जाएगा, तो 0.04 आंसर आ जाएगा इसका। ये पॉइंट नीचे कर दो, तो 4/100 तो 0.04। ठीक है, 0.04 आ रहा है। अभी मुझे बताओ, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने बनेंगे? यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बन जाएंगे 0.04 इंटू कितना हो जाएगा? Na, अवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, 0.04 इंटू अवोगाड्रोस नंबर। अभी किसमें निकालना है? NaOH में निकालना है। तो पहले तो आपको NaOH में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। यहाँ पे कितने हैं? 11 है, ये 8 हो जाएगा, ये हाइड्रोजन 1 हो जाएगा। मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 20 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। टोटल कितने? 20 इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या हो जाएगा? जो मॉलिक्यूल्स है 0.04 इंटू Na, इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है? 20 से। इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है? 20 से। तो आपका आंसर आ जाएगा 0.8 Na। यस, आपका आंसर आ जाएगा 0.8 Na की फॉर्म में निकालो। अगर आपको न्यूट्रॉन निकालने, अभी न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे? अभी आपको पता है यहाँ पे Na मास होता है 23, 11, ऑक्सीजन 16, 8 और हाइड्रोजन कितना होता है? यहाँ पे 1 - 1 ले लो, यहाँ पे 0 ही आ जाएगा। 23 - 11 कितना हो रहा है? यहाँ पे 12 हो रहा है, प्लस ये कितना आ रहा है? 8, ये तो 0 ही है। अरे भाई 20 ही आ रहा है, 20 न्यूट्रॉन आ रहे हैं। तो आंसर भी कितना आएगा? 0.8 Na। आंसर भी कितना आएगा? 0.8 Na। क्लियर हुआ? चलो एक आप लोग ट्राई करोगे अभी। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन present in 67.2 liter of CO2 gas at NTP। चलो आप लोग ट्राई करोगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से निकालना है। सही सही आंसर देना बस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Na की फॉर्म में ही आंसर करोगे तो अच्छा होगा। सभी लोग आंसर करोगे तो अच्छा लगेगा, मतलब आपको आता है ये, मुझे एक बार कंफर्म हो जाएगा। गिवन वैल्यू से मोल,
मोल से मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो आंसर करो जल्दी से, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। अप्रॉक्सीमेट निकालोगे तब भी चलेगा। ओके 3.22 Na। ओके नितिन, अच्छा 3 × 2 Na, मतलब उसको डायरेक्ट कर दो ना, 66 कर दो ना। सिक्सटी सिक्स सही है नितिन, गुड। हाँ बाकी क्या कर रहे हो? बाकी लोग अभी भी सोच रहे हो कैसे करना है? अगर आता है तो मुझे आंसर करो। कितना आया अथर्व? आंसर बताओ ना, एनए की फॉर्म में ही बताओ आंसर कितना आया। चलो करते हैं। क्या हुआ, बाकी लोगों को आ नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि आंसर देना नहीं चाहते हो? 60 आलोक गलत हो रहा है। अथर्व अप्रोक्सीमेट सही है, अप्रोक्सीमेट सही है। देखो क्या था यहाँ पे, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 67.2 लीटर। मतलब अभी तो लीटर दिया, वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम से मोल निकालना है। वॉल्यूम से क्या निकालना है? मोल। तो मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम 67.2 डिवाइडेड बाय 22.4 कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप अप्रोक्सीमेट आंसर देखो, पॉइंट के साथ पॉइंट कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, तो ये 2 डबल हो जाएगा। अप्रोक्सीमेट इसको मैं निकालू तो क्या ये 3 आ रहा है? ये पॉइंट के साथ ये पॉइंट तो कैंसिल हो जाएगा। हाँ तो 3 आ रहा है इसका आंसर। अभी CO2 मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे मोल्स निकल के ना, मोल से क्या निकालने के लिए कहा मैंने? मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स क्या होगा? 3 × Na हो जाएगा। मॉलिक्यूल्स निकल गए 3 × Na। अभी CO2 में हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉन। 6 12 8 16, तो ये तो हो गया 6 हो गया, और ये 16 हो गया यहाँ पे, तो ये कितना आएगा? 22 इलेक्ट्रॉन। भाई तो ये तो आ गया 3 × Na इंटू 22 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितना आया? 66 Na। सिंपल था। आलोक 42 कैसे आया? 66 था। ओके चलो कोई बात, प्रैक्टिस करो क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स पे ज्यादा पूछे जाते हैं। चलो नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन। द नंबर ऑफ एटम्स is greatest in ऑप्शन दे देती हूँ। चलो ए 3.4 ग्राम of NH3, option B is 24 gram of ozone, option C 9.8 gram of H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और ऑप्शन डी है 2.2 ग्राम ऑफ CO2। अभी तो मैंने ऑप्शन भी दे दिए। अथर्व गलत हो रहा है,
देखो जल्दबाजी में आंसर मत दो, सोच समझ के दो। कंसेप्ट तो क्लियर हो गए हमारे। छोटी छोटी गलतियां मत करो। नंबर ऑफ एटम ग्रेटेस्ट इन, सब लोगों ने अभी मुझे आंसर चाहिए। कंसेप्ट तो मैंने समझा दिए है। Which option, Adarsh? First option is 3.4 gram of NH3. Second option is 24 gram of ozone. Third option is 9.8 gram of H2SO4. And fourth option is 2.2 gram of CO2. Okay. Good, Atharva. और साहिल गलत हो रहा है। ओके ओके ओके, पॉइंट नहीं दिखा था। ओके ठीक है अथर्व, कोई बात नहीं। साहिल क्या हुआ, मैंने तो ऑप्शन बता दिए तब भी गलत कर रहे हो। चलो जल्दी। क्या हुआ, बाकी लोगों को आंसर क्यों नहीं आ रहा है भाई? 3.4 है, ये 3.4 है, 9.8, 2.2। चलो देखते हैं। सब ग्राम में दिए हुए भाई, सब ग्राम में है। पहले क्या निकालना है? मोल्स निकालना है। तो N इज इक्वल टू गिवन मास 3.4, NH3 नाइट्रोजन 14 होता है, ये 317 हो गया यहाँ पे। और ये कितना हो जाएगा? पॉइंट को हटा दो, ये 2 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 0.2। आंसर आ रहा है यहाँ पे 0.2। उसके बाद मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो Na कर दो, तो 0.2 Na हो जाएगा। उसके बाद एटम्स निकालना है, तो एटोमिसिटी कितनी होगी? 1 नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो इंटू 4 हो जाएगा, इंटू 4, तो ये हो जाएगा 0.8। 0.8 Na लिख देती। उसके बाद ओजोन, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास 24, ओजोन होता है O3। नहीं नितिन, ओजोन का O3 होता है, एक का 16 है, तो ये कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। तो 1/2 मतलब 0.5 Na इंटू एटोमिसिटी कितनी है? ओजोन की 3 है बेटा, O3 है, तो 3 आ जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.5 Na। इसको देखो, N 9.8, ये हो जाएगा 98.1 इंटू Na, और एटोमिसिटी कितनी है? 1, 4, 5, 6, 7 इंटू 7, तो आंसर आएगा 0.7 Na। यहाँ पे देखो N इज इक्वल टू गिवन मास 2.2, मोलार मास ऑफ CO2 कितना होता है? 22, अभी बताया। तो पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी 1 आ रहा है, मतलब 0.1 हो रहा है ये भी, इंटू Na। CO2 2 और 1 3, एटोमिसिटी 0.3 Na। अभी देख लो आप लोग, क्या क्वेश्चन था? नंबर ऑफ एटम इज ग्रेटेस्ट इन 0.8, 1.5, 0.7, 0.3। तो सबसे बड़ा तो 1.5 Na है। ऑप्शन कौन सा रहेगा बेटा? बी रहेगा। क्लियर हुआ है अभी नितिन? गलती कहाँ कर दी थी कि ए आंसर आ गया? चलो रख कर दो।
उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन लो यहाँ पे। The gas having same number of molecules as 16 gram of oxygen is 16 gram of oxygen is option A 16 gram of O3, option B 16 gram of SO3, option C 48 gram of SO3 and 1 gram of hydrogen. 1 gram of हाइड्रोजन। चलो 4 ऑप्शन दिए हैं मैंने। अभी इसका तो सही कर दो, गलत मत करना कहीं पे भी, सोच समझ के करो, सिंपल है। क्या थोड़ा गुड, गुड साइड। नितिन, वेरी गुड। प्रतीक, बाकी लोग भी थोड़ा सा आंसर डालोगे जल्दी जल्दी तो होगा। तो इस तरह से जो भी है आप नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर सकते हो। द गैस हैविंग सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो 16 ग्राम डिवाइडेड बाय यहाँ पे 16 ग्राम दिया है 32 हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कर लोगे आप तो आंसर आ जाएगा। 16 ग्राम डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन गैस दिया हुआ है तो 32 हो जाएगा 1/2। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस तो 1/2, ये भी 1/2 आ रहा है, वो भी 1/2 है। तो ऑप्शन डी आ रहा है। इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की शायद मुझे जरूरत नहीं है। 16 ग्राम को मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना आपको आता है। पहले नंबर ऑफ मोल्स, उसके बाद Na मॉलिक्यूल्स। सल्फर 16, सल्फर 32, ऑक्सीजन 3 मल्टीप्लाई तो 48। नहीं नितिन, ऑप्शन बी कैसे होगा? ऑप्शन बी कैसे आया? ऑक्सीजन दिया है तो ऑक्सीजन गैस कंसीडर करना। ऑक्सीजन दिया है तो आप ऑक्सीजन गैस कंसीडर करो। चलो देखो, पहले इसका निकालते हैं। 16 ग्राम, 16 गिवन मास। ऑक्सीजन जब भी दिया है, कोई पता नहीं है, आइटम नहीं दिया है, तो गैस मान के चलो ये 32 होता है। तो 1/2 0.5 Na, ये कितना है 0.5 Na। ये देखो 16 और ये तो 48 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 Na। तो ये कहीं से भी मैच नहीं हो रहा है। 16 और मैंने कहा ये कितना होता है 32 प्लस यहाँ पे 48, तो ये हो जाएगा 10, 7, 80। तो ये 1/5 Na आ रहा है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 48 है और ये भी 80 हो जाएगा। 3/5 Na। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 1 ग्राम है, हाइड्रोजन 2, तो 1/2 मतलब 0.5 Na। तो इसका हमें मैच करना था 0.5 Na, तो किसके साथ आ रहा है, ऑप्शन डी के साथ।
किसके साथ आ रहा है? ऑप्शन डी के साथ। क्लियर है? चलो और एक फॉर्मूला देख लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से। नितिन करेक्ट कर लिया? नेक्स्ट है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन। अभी परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला याद रखना कि एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट जिसका निकालना है, तो एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। क्या आ गया? इनटू 100। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और इसी फॉर्मूला से आपको आंसर निकालना है। डायरेक्टली इसी फॉर्मूला को लेके आपको आंसर निकालना है। कैसे? देखो, अगर मैंने क्वेश्चन लिखा यहाँ पे कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन इन CaCO3, किसमें निकालना है? एक CaCO3 मॉलिक्यूल्स है और उसमें कैल्शियम के, कार्बन के एंड ऑक्सीजन के परसेंटेज आपको निकालना है। तो पहले तो आप मॉलिक्यूलर, कंपाउंड कौन सा है? CaCO3 है, तो पहले आप मॉलिक्यूलर मास निकाल लोगे। अगर मैं इसका आंसर लिखूं यहाँ पे, तो पहले आप मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड निकाल लो। मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड कितना आ जाएगा भाई? Ca, कैल्शियम 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन 48, तो ये हो रहा है 100 ग्राम। ये कितना आ रहा है यहाँ पे? 100 आ रहा है। परसेंटेज ऑफ कैल्शियम निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कैसे होगा? कैल्शियम का एटॉमिक मास, कैल्शियम के परसेंटेज निकालना है तो कैल्शियम का ही एटॉमिक मास लेना पड़ेगा, और कितना होता है? 40। मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड 100 आ रहा है, इनटू कितना आ रहा है? 100। 100 के साथ 100 कैंसिल, ये कितना होगा? 40%। कितना आ गया? 40%। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना है। ऑक्सीजन कितना है? 3 है, एक का 16 होता है, तो 3 ऑक्सीजन है तो 48 होगा। ये भी 100 इंटू 100, ये कितना परसेंट है? 48%। परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है। एक ही कार्बन है, हाँ एक ही कार्बन, 12। मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड तो सेम ही है, परसेंटेज 100, तो ये हो जाएगा 12%। देखो भाई यहाँ पे 40, 50, 52, 48, 100%। टोटल कितना आ रहा है यहाँ पे? 100%। अगर 100% आता है मतलब आपका आंसर सही है। या तो 2 का निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो, 100 माइनस दोनों को कर लोगे तब भी आंसर सेम आएगा। क्लियर है? तो ये हुआ परसेंटेज कंपोजिशन। तो ये हमारा मूल कंसेप्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, आधा ही हुआ है, और हमें एक लेक्चर लगेगा क्योंकि हमारा स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशन नहीं हुए हैं। उसके बाद हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है लिमिटिंग रिएजेंट। तो इतने टॉपिक्स हमारे बचे हुए हैं, तो हम कंटिन्यू करेंगे यही से, परसेंटेज कंपोजिशन से ही हम कंटिन्यू करेंगे। बट उससे पहले आपके पास जो भी मॉड्यूल्स होगा या जो भी आप बुकलेट सॉल्व कर रहे हो, व्हाटएवर जो भी है, तो आज के आज जितना भी हमने कंसेप्ट लिए हुए हैं मोल कंसेप्ट के, तो आज उस पे जितने भी न्यूमेरिकल्स है आप एक बार सॉल्व करके देखोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ तक ये कर रहे हो। क्लियर है? ठीक है, तो चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारा 12th स्टैंडर्ड का है, तो उसके लिए तो जरूर बिल्कुल अच्छे से फ्रेश होके आ जाओ मस्त। तो सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग चैप्टर है सॉलिड स्टेट, और थोड़ा सा इमेजिनेशन भी है उसमें, तो हम उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलो कंटिन्यू करते 5 बजे। चलो बाय बाय, मतलब फिर से मिलते हैं, सी यू।